When pasture is dry। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने मसाइज को एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइन करके रख दिया था, एक बाउंड्री में उन्हें घेर के रख दिया था और उनको बोला गया था कि अब तुम इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, दिस इज द बाउंड्री विद इन विच यू विल हैव टू सर्वाइव। तो दे वर नॉट अलाउड टू क्रॉस दोज बाउंड्रीज, और इसकी वजह से क्या हो रहा था, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी। अब इसी बाउंड्री वाली चीज़ को ही हम एक्सटेंड करेंगे कि इस बाउंड्री की वजह से किस तरीके से लोगों की लाइफ और ज़्यादा खराब हो रही थी। तो व्हेन पैस्चर्स ड्राई, तो मैं अभी इसको कनेक्ट करूंगी कि किस तरीके से जो पैस्चर्स ड्राई होते हैं और ये जो बाउंड्री क्रिएट की थी इसकी वजह से इनमें क्या रिलेशन है और किस तरीके से इन चीज़ों की वजह से जो मसाइज थे उनकी लाइफ खराब हो रही थी। ड्रॉट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ पैस्टरलिस्ट एवरीवेयर। अब ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में नहीं थी कि अगर ड्रॉट आएगा तो लोगों की लाइफ खराब होगी, बल्कि दिस इज द थिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब भी कहीं पे ड्रॉट होगा, जब भी कहीं पे सूखा पड़ेगा, तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट होते हैं। और जो पेस्ट्रलिस्ट हैं वो भी उसी चीज़ का पार्ट होते हैं कि अगर पेस्ट्रलिस्ट किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ ड्रॉट आ गया है तो डेफिनेटली जो पेस्ट्रलिस्ट हैं उन्हें भी सफ़र करना पड़ता था। तो ये पूरे वर्ल्ड का ही केस है। When rains fail and pastures are dry, cattle are likely to starve unless they can be moved to areas where forage is available। अब क्या होता है, ड्रॉट क्यों आता है, सूखा क्यों पड़ता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट व्हेन रेन्स फेल, मतलब जो बारिश है जब वो नहीं होती है, जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ज़मीन को पानी ही नहीं मिलता, और वहाँ पे पानी जमा था तो शाम तक या फिर अगले दिन तक क्या होता है, पानी नहीं रहता है। तो वो पानी कहाँ चला जाता है? एक तो वो वापस से इवोपरेट हो जाता है, दूसरा वो ज़मीन में सीप हो जाता है, मतलब कि बारिश की वजह से ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है। तो दो चीज़ें हुई, बारिश की वजह से अगर बारिश होगी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हम ग्राउंड वाटर में नलका वगैरह लगा के पानी जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो सूखा कब आता है? जब ये बारिश नहीं हो रही होती। बारिश नहीं होगी इसका मतलब ज़मीन को पानी नहीं मिलेगा, घास नहीं होगी, फसल नहीं होगी। जो कैटल्स हैं उन्हें भूखा मरना पड़ता है जब तक कि उन्हें किसी ऐसे जगह पे ना ले जाया जाए जहाँ पे अच्छा चारा है। मतलब कि अब यहाँ पे तो ड्रॉट पड़ा हुआ है, यहाँ पे तो कोई घास फूस नहीं है, यहाँ तो कोई चारा नहीं है और कैटल्स यहीं पे हैं। तो क्या कैटल सर्वाइव करेंगे? नहीं, क्योंकि उनको खाने के लिए कोई चारा मिल ही नहीं रहा। दे वुड डाई ऑफ स्टारवेशन, वो भूख की वजह से मर जाएंगे। बट अगर इनको किसी ऐसी जगह पे मूव करके ले जाया जाए जहाँ पे घास है, जहाँ पे ये जानवर खाना खा सकते हैं, तो फिर इनकी जान बचाई जा सकती है। दैट इज वाई ट्रेडिशनली पैस्टोरलिस्ट आर नोमैडिक। और यही मेन कारण है कि जो पैस्टोरलिस्ट होते हैं वो नोमैडिक होते हैं, चाहे अफ्रीका के हों, चाहे इंडिया के हों, चाहे किसी और जगह के हों। नॉर्मली जो पैस्टोरलिस्ट हैं, जो चरवाहे हैं, जो अपने इतने सारे जानवरों को लेके एक साथ रहते हैं, वो नॉर्मली आपको कैसे देखने मिलेंगे कि वो नोमैडिक हैं। क्योंकि अगर एक जगह पे इतने सारे जानवरों को आप रेगुलरली कंटिन्यूसली आप वहाँ पे चराओगे तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो चारा है, जो घास फूस है, जो पेड़ पौधे हैं वो खत्म होने लगेंगे। कि जो जानवर हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं जो उग ही रहे होते हैं, उनको भी जानवर खा जाते हैं, उनको कुचल देते हैं। तो अगर लंबे टाइम तक सेम जगह पे जानवर ग्रेजिंग करते रहेंगे तो वहाँ की जो घास फूस है, वहाँ की जो वेजिटेशन है वो अफेक्ट होगी, और इसीलिए क्या होता है कि वो लोग मूव कर जाते हैं। और मूव करने से क्या होता है कि ये जो जगहें हैं इन्हें टाइम मिल जाएगा वापस से रिन्यू होने का। अगर यहाँ पे ड्रॉट आया है, अगर यहाँ पे सूखा पड़ा है, तो भी ये जो पेस्टुलिस्ट हैं वो अपने जानवरों के साथ किसी ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे इस टाइम पे खाना है, चारा है। तो इससे क्या होगा कि जब तक अकाल पड़ा है, जब तक कि ये ड्रॉट है, सूखा पड़ा है, तब तक के लिए ये लोग कहीं और जाके रह लेंगे। और जैसे ही अगले साल, कुछ साल बाद यहाँ पे बारिश आएगी, घास फूस होगी, पेड़ पौधे बढ़ेंगे, तो वापस से ये लौट आएंगे। तो इससे इनका क्या है, सर्वाइवल इतना ज्यादा खतरे में नहीं पड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि इनके जानवरों के जान पे एकदम बन आई। तो मूव करने से इनको यही फायदा रहता है कि ये सर्वाइव कर पाते हैं और नेचर के साथ भी एक बैलेंस बना रहता है। तो यही मेन रीजन है कि दे आर नोमैडिक, दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं।
दिस नोमैडिज्म अलाउज देम टू सर्वाइव बैड टाइम्स एंड अवॉइड क्राइसिस। और ये जो इनका नोमैडिज्म है मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये जो नोमैडिज्म है ये इनको अलाउ करता है, ये इनको मदद करता है कि बुरे टाइम को सर्वाइव करने में। एज आई जस्ट डिस्कस्ड कि अगर यहाँ पे कोई ड्रॉट पड़ा है तो ड्रॉट के टाइम पे क्या करेंगे, ये किसी और जगह पे मूव कर जाएंगे। ये तो नोमैडिक हैं, दे विल मूव टू सम अदर प्लेस वेयर दे कैन फाइंड गुड पैस्चर फॉर देयर कैटल्स। तो उससे क्या होगा कि इनका ये जो बुरा समय था, अगर ये ड्रॉट वाली जगह पे ही रहते तो इनका जीना मुश्किल हो जाता। तो ये जो बुरा समय है ये इसको सर्वाइव कर पाए, इसको एक तरीके से ओवरकम कर पाए, सामना कर पाए बाय मूविंग टू सम अदर प्लेस। और इसी तरीके से क्राइसिस वगैरह जो होते हैं उनको अवॉइड करने में इनकी जो मूवमेंट है वो मदद करती है। बट फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड द मसाई वर बाउंड डाउन टू अ फिक्स्ड एरिया। नाउ एज आई डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो कि क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने मसाइज को एक बाउंड्री में कन्फाइंड कर दिया था, एक एरिया से बना दिया था और बोला गया था कि तुम सिर्फ इसी में रहोगे, यू आर नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड दिस बाउंड्री। तो इससे क्या हुआ कि जो मसाइज हैं उनकी जो नेचर था, बेसिक नेचर था मूव करने का, नोमैडिज्म जो था, अब वो इनके पास नहीं बचा था। नाउ दे वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब उनके ऊपर रोक लगाई जा रही थी, इनको एक रिजर्व में एक तरीके से कन्फाइंड किया जा रहा था, रखा जा रहा था। एंड प्रोहिबिटेड फ्रॉम मूविंग इन सर्च ऑफ पैस्चर। सो अगेन कि प्रोहिबिटेड मतलब रोक लगा देना, तो मसाइज के ऊपर रोक लगाई जा रही थी कि वो किसी दूसरी जगह पे मूव करें नए पैस्चर की खोज में। उन्हें सिर्फ एक ही जगह पे रहना था, वहीं के जो जमीनें हैं उन पे अपने जानवरों को चराना था। They were cut off from the best grazing lands and forced to live within a semi-arid tract prone to frequent drought. So we have already discussed this in the last video that the Maasais, they were forced to live in a semi-arid region and most of the best grazing grounds were taken over by the Britishers, कि जो बहुत ही अच्छे एरियाज थे, मतलब ऐसे एरियाज थे जहाँ पे अच्छा घास होता था, अच्छा चारा मिलता था, उन एरियाज को ब्रिटिशर्स ने या यूरोपियंस ने ले लिया वहाँ पे वाइट सेटलमेंट्स बनाने के लिए, वहाँ पे अपने घर बनाने के लिए। और वहाँ पे फिर ये जो नोमैडिक्स हैं, ये जो पैस्टोरलिस्ट हैं, उन्हें वाइट के सेटलमेंट्स में आने भी नहीं दिया जाता था। उनके उनसे ही अच्छे एरियाज छीन लिए गए और फिर उनको उनमें आने भी नहीं दिया जाता था। अब जो एरियाज इनके पास बचे थे वो सेमी एरिड रीजन्स थे, मतलब कि जो सूखे से इलाके थे, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, जहाँ बहुत ज़्यादा घास फूस हरियाली नहीं है। और ये जो एरियाज थे देवर प्रोन टू फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स, के मतलब यहाँ लगातार ड्रॉट्स जो हैं आते रहते थे। यहाँ पे मतलब ऐसा था कि बार बार, काफी बार यहाँ पे लोगों को सूखे का सामना करना पड़ता था। ऐसे एरिया में मसाइस को रहने पर मजबूर कर दिया गया था। Since they could not shift their cattle to place where pastures were available, large number of Maasai cattle died of starvation and disease in these years of drought. सो अगेन ये काइंड ऑफ रिपीटेशन ऑफ थिंग्स ही है कि इसमें क्या बोला गया कि क्योंकि मसाइज को एक बाउंड्री पे रहने में मजबूर किया जा रहा था, तो जो मसाइज थे वो अपने जानवरों को कहीं और लेके नहीं जा सकते थे और उन्हें सिर्फ इन्हीं एरियाज में अपने जानवरों को चराना था, इस बाउंड्री के अंदर ही चराना था। बट ये एरिया कैसा है, यहाँ पे ड्रॉट आता है, ड्रॉट मतलब सूखा आता है और टाइम टू टाइम आता है, मतलब काफी बार आता है। और इस वजह से क्या होता था कि जब यहाँ पे सूखा पड़ता था तो ये जो मसाइज थे वो मजबूर हो जाते थे यहीं पे रहने के लिए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इन्हें कहीं और जाने पे अलाउ नहीं कर रहे। और इस वजह से क्या होता था कि इनके जो जानवर हैं उन्हें खाना नहीं मिलता था, उन्हें चारा नहीं मिलता था और वो स्टारवेशन की वजह से, भूखे रहने की वजह से मर जाते थे। भूख की वजह से इनके जानवरों की मौत हो रही थी। An inquiry in 1930 showed that the Maasai in Kenya possessed 7,20,000 cattle, 8,80,000 sheep and 1,71,000 donkeys. तो 1930 में एक इंक्वायरी हुई थी जिसके मुताबिक जो मसाई थे केन्या में, उनके पास इतने कैटल मतलब ये जो गाय भैंस होती हैं वो कैटल, शीप 8,20,000 शीप थी और 1,71,000 इनके पास डोंकी थे, गधे थे। बट इन जस्ट 2 years ऑफ सीवियर ड्रॉट, सिर्फ 2 साल जो बहुत ज्यादा सीवियर मतलब जो बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल का होता है, 2 साल बहुत ज्यादा ड्रॉट रहने की वजह से क्या हुआ कि मतलब 1933 एंड 1934 में बहुत ज्यादा ड्रॉट आया और सिर्फ इन 2 सालों में ही ये जो संख्या थी इनके जानवरों की, इनके कैटल्स की, शीप की, डोंकीज की, वो लगभग आधी हो गई। मतलब कि
पहले तो ये चलो मूव कर लेते थे, तो इन टाइम्स को वो सर्वाइव कर लेते थे, बट अभी क्योंकि उनको मूव करने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा, तो ड्रॉट के टाइम में क्या हुआ कि सिर्फ 2 साल के ड्रॉट में ही उनके जानवर जितने थे, उनमें से अब आधे ही बचे थे, आधों की मौत हो चुकी थी। तो मतलब बहुत ज्यादा लॉस हुआ मसाई। एज द एरियाज ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स श्रैंक, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रॉट्स इंक्रीज्ड इन इंटेंसिटी। अब जैसे जैसे ये जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं वो कम होती जा रही थी, कम क्यों हो रही थी? ये एरिया है जिसमें कि मसाइस को रहने पे मजबूर किया जा रहा है। अब इस एरिया में मान लो यहाँ पे इतना एरिया ग्रेजिंग लैंड था, बट क्योंकि अब ये कहीं और नहीं जा सकते, तो उससे क्या हुआ कि ये लोग अब सिर्फ इसी एरिया में लगातार बार बार अपने जानवरों को चरा रहे हैं। तो मान लो पहले वो क्या करते थे, सिर्फ इतने इतने एरिया पे, मतलब ये वाला एकदम सही से है, अभी यहाँ तक जो पैस्टलिस्ट हैं वो नहीं पहुंचे हैं, अभी वो सिर्फ इस वाले एरिया में, जो ये वाला एरिया है, इसमें वो अपने जानवरों को चराते हैं। तो वो एक तरीके से मान लो शुरू शुरू में इधर इधर, ये दिखने में छोटा एरिया है, वैसे बड़ा है, ठीक है। तो पहले वो यहाँ पे चराते हैं, फिर वो यहाँ पे मूव कर जाते हैं। तो पहले इन्होंने इतने से एरिया को यूज किया अपने जानवरों को चराने के लिए, बट क्योंकि सिर्फ यही एरियाज हैं, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो आगे आगे वाले एरियाज हैं, उनकी जो घास फूस है, जो भी वहां पे हरियाली है, वो खत्म होने लगी। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे खत्म होने लगी तो यहाँ बढ़ गए, और यहाँ पे फिर यहाँ पे भी सेम चीज हुई, ये वाला एरिया भी खत्म होने लग गया, फिर वो और आगे बढ़ने लगे, फिर ये एरिया भी खत्म होने लगा। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ये जो ग्रेजिंग लैंड है वो खत्म हो रही थी, क्योंकि अब जमीन को इतना मौका ही नहीं मिल रहा था कि वहां पे जो जो हरियाली है वो रिन्यू हो, क्योंकि वही जमीनें हैं, उन्हीं पे बार बार जो जानवर हैं वो चर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जो ग्रेजिंग लैंड है वो श्रैंक हो रही थी, वो कम होती जा रही थी। और इस कम होने की वजह से क्या हो रहा था कि मसाइज के ऊपर ड्रॉट का जो असर है वो और ज्यादा बुरा हो रहा था, मतलब कि उनकी हालत अब और ज्यादा खराब हो रही थी। जैसे जैसे ग्रेजिंग लैंड कम हो रही थी, वैसे वैसे जो ड्रॉट का, सूखे का प्रभाव है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब जानवरों के पास और कम जमीन है खाने के लिए। तो मतलब सिचुएशन वर्स होती जा रही थी और बुरी होती जा रही थी। The frequent bad years led to a steady decline of the animal stock of the pastoralist। और जब बार बार खराब साल आते जा रहे थे, जब मतलब बार बार लगातार साल दर साल मसाइस को सूखे का सामना करना पड़ रहा था, इस वजह से क्या हुआ कि उन्हें बहुत ही जल्दी डिक्लाइन दिखने मिला अपने जानवरों में, कि उनके जानवरों की बहुत बड़े लेवल पे मौत होने लग गई। तो ये जो नोमैडिक्स होते हैं, ये जो पैस्टरलिस्ट हैं, वो पैस्टरलिस्ट ही किस लिए हैं? उनका नाम क्या है? जो चरवाहे हैं। अब चारा ये खुद तो नहीं चरेंगे, ये किसको चराएंगे? ये अपने जानवरों को चराते हैं। तो मतलब कि पैस्टरलिस्ट का सबसे बड़ा एसेट, सबसे बड़ा खजाना क्या है? उनके जानवर। और ब्रिटिशर्स के इस पूरे एक्ट की वजह से क्या हो रहा था कि उनके जानवर ही उनसे मतलब खत्म हो रहे थे, उनके जानवर, उनकी मौत हो रही थी, वो भी स्टारवेशन की वजह से। तो बेसिकली उनकी जो लाइफ है वो पूरी खराब हो रही थी। उनका जो मेन इसेंस था, मूवमेंट, उनके जानवर, उनके कैटल, ये सारी चीजें जो हैं अब वो खत्म हो रही थी, उनसे दूर जा रही थी। तो इनकी लाइफ बहुत ज्यादा बुरे तरीके से अफेक्टेड थी।